नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आरुषि कुमारी जी गुड मॉर्निंग, दीपा सिंह गुड मॉर्निंग बेटा, जालंधर बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार बेटा। करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। करें आगे सभी लोग? चलो, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, लिखो चैप्टर जो हमारा रहेगा वो क्या होगा? पॉलीमर। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? पॉलीमर। और पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बहुत बड़ा, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है, ये 12th क्लास का टॉपिक होता है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इससे। तो पॉलीमर हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। कैसे हैं आप सभी बताओ जल्दी से? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। ठीक है, पॉलीमर यानी कि बहुलक हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, जय जगन्नाथ भाई, सचिन यादव जी और एक्साइज इंस्पेक्टर श्रीतम प्रसाद। चलें बेटा, सभी अच्छे हैं ना? हाँ, फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का टॉपिक होता है बेटा पॉलीमर, फिजिक्स का नहीं होता है। चलें, आवाज क्लियर है, वीडियो ओके है ना सब? ठीक है, जय जगन्नाथ भाई, सचिन यादव जी। अरे एक्साइज इंस्पेक्टर श्रीतम प्रसाद। चलें, कहाँ से चल गया भाई तू? चल, चलो। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये पॉलीमर जो चैप्टर है इसका हिंदी मतलब क्या है? बहुलक। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि पॉलीमर जो है वो कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड। सब ओके है? बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है ना आपको? सर गुरुकुल का नंबर लिख दीजिए। ले भाई, मैं आज पहले गुरुकुल का ही नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि आप लोग ना परेशान हो गए हो। मैं गुरुकुल का ही नंबर पहले लिख देता हूँ बेटा। एक बच्चे का बार बार कमेंट आता है, कल भी इसकी बात का ध्यान नहीं दिया गया था। ले बेटा, आज मैं गुरुकुल का ही नंबर सबसे पहले लिखता हूँ। ठीक है, गुरुकुल कैंपस का ही नंबर मैं आपको पहले लिख देता हूँ। कहाँ चला गया? एक बार रुकेंगे बेटा, अभी लिखता हूँ। एक बार रुको, नंबर ही खो गया। लो, आप इस नंबर पर बेटा गुरुकुल में जाने के लिए कॉल कर लेना, 7836884000। या फिर दूसरा नंबर है 7836886000। ये दो नंबर लिख लो फटाफट, ठीक है? यहाँ पर कॉल कर लेना आप लोग गुरुकुल में जाने के लिए। हरे कृष्णा बेटा, कैसे हो आप सभी? चलो, पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हैं। तो बेटा पॉलीमर जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पॉलीमर जो होता है बहुलक, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक हमारा होता है वर्ड पॉली, और एक हमारा होता है मर। पॉली, जहां पर भी आपको पॉली दिख जाए ना, उसको कहते हैं बहुत सारी कोई चीज। पॉली का मतलब जैसे मैथ में पढ़ते हो पॉलीनोमियल, एक टॉपिक आता है ना पॉलीनोमियल, तो मैथ में भी ऐसे बहुत। पॉली का मतलब ही बहुत होता है। और मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई। यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई। जैसे पॉली को बहुत को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनी। तो याद रखना बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी यानी बहुत। और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट। और यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूं बच्चे कि जब बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, जब बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉलीमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है समनम जी, बिल्कुल याद रखेंगे। तो यानी कि जब व्हेन मैनी यूनिट कंबाइन, यानी मैनी का मतलब पॉली, तो जब मैनी यूनिट जुड़ती हैं आपस में, कोई छोटी 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 यूनिट जुड़ती रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर बनता है। और याद रखना, सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है? सिंगल यूनिट को, यानी ये जो एक यूनिट होती है, इसे भैया जी मोनोमर कहते हैं। सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? एक लक इकाई को क्या कहते हैं? एक लक इकाई को क्या कहा जाता है? एक लक इकाई को, एक लक इकाई को कहते हैं मोनोमर। ठीक है, एक इकाई को क्या कहते हैं? एक इकाई को क्या कहते हैं? एक इकाई को कहते हैं मोनोमर, यानी कि एक लक कहा जाता है। एक इकाई को क्या कहा जाता है? मोनोमर, यानी कि एक लक कहा जाता है। ठीक है, तो जब
हाँ, एक यूनिट को क्या कहा जाता है? एक यूनिट को कहा जाता है, हाँ न्यू टॉपिक है बेटा ये। एक यूनिट को कहा जाता है मोनोमर। एक यूनिट को क्या कहा जाता है? मोनोमर। और जब ऐसी बहुत सारी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो क्या बन जाता है? आपका पॉलीमर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी आप लोग लिख सकते हो परिभाषा क्या हो जाएगा? पॉलीमर का परिभाषा हो जाएगा, पॉलीमर की डेफिनेशन जो होगी, बहुलक की परिभाषा क्या हो जाएगी? व्हेन मैनी यूनिट कंबाइन, व्हेन व्हेन मैनी मोनोमर यूनिट्स, एक यूनिट को क्या कहते हैं? मोनोमर। व्हेन मैनी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन, देन इट फॉर्म ए पॉलीमर, देन इट फॉर्म ए पॉलीमर। जब कई सारी एकलक इकाई आपस में जुड़ती हैं, जब जब बहुत सारी जब बहुत सारी एकलक इकाई एकलक इकाई आपस में जुड़ती हैं, आपस में जुड़ती हैं, तो बहुलक बनता है। तो क्या बनता है? बहुलक बनता है। जब एकलक इकाई आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है? बहुलक बनता है। और एक यूनिट को क्या कहते हैं भैया? हाँ, मिक्सचर और सॉल्यूशन तो बेटा कल कंप्लीट हो गया कोमल जी। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? मोनोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका उदाहरण आपको बताऊं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल इसका बताऊं, अगर मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं, तो याद रखना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे पॉलीथीन आपने सुना है कभी? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का सूत्र क्या होता है? ये होता है, पॉलीथीन का सूत्र क्या होता है? यही होता है पॉलीथीन का सूत्र, याद है? POLYTH, पॉलीथीन का नाम, ये स्पेलिंग यही होती है पॉलीथीन। तो पॉली जो है, ये पॉलीथीन, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है बेटा। एक होता है हमारा पॉली और एक होता है हमारा ईथीन। जैसे यहां पर मैंने क्या कहा था? पॉली प्लस मर। तो इसकी तुलना, इस वाले अक्षर की तुलना, पॉली प्लस मर की तुलना इससे करना, पॉली प्लस ईथीन। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलीथीन का सिंगल यूनिट क्या है, सिंगल यूनिट क्या है, यानी कि मोनोमर क्या है, एकलक इकाई क्या है, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? ईथीन आ जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई? ईथीन आ जाएगा। तो ऐसे ही पॉलीथीन जो है वो कितनी कितनी बहुत सारी ईथीन, ईथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4 ईथीन का फॉर्मूला होता है। तो जब कई सारे ईथीन आपस में जुड़े होंगे तब जाके क्या बनी होगी? एक पॉलीथीन बनी होगी। तब जाके क्या बनी होगी? एक पॉलीथीन। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट क्या है, यानी एकलक इकाई क्या है, तो उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? पॉलीथीन का जो मोनोमर है, यानी कि जिससे ये मिलकर बना है, उसका नाम क्या हो जाएगा? ईथीन हो जाएगा, यानी C2H4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को कि पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताओ। ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए पॉलीथीन का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं ना, पॉलीथीन का फॉर्मूला कोई बताएगा? पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सूत्र क्या हो जाएगा? तो कोई बताएगा पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होगा? मैं बताता हूं बेटा। नेट रुक गया। पॉलीथीन का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? देखो, ये है C2H4, इसके बाहर N लगा दीजिए। एन क्यों लगा दिया? क्योंकि C2H4 मैनी टाइम्स कंबाइन हो रहा है, पता नहीं कितनी बार C2H4 आपस में जुड़ेगा, C2H4, इसलिए एन बाहर लगा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी बार ये आपस में जुड़ा, इसीलिए C2H4 के बाहर क्या लगा दो? एन। और यही आपका आंसर बेटा पॉलीथीन आ जाएगा। क्लियर है सभी को? लिखो एक बार जल्दी से आप लोग, 1 मिनट।
चलिए बेटा, सॉरी, माफ़ कीजिएगा भाई, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। हाँ, पानी पी के आया था, चाय भी लेके आया हूँ साथ में, भूख लगती है मुझे। देखो, अगला क्या है, तो मैंने बताया पॉलीथीन जैसे है, तो पॉलीथीन जो है वो एक पॉलीमर है बेटा, ठीक है। पॉलीथीन क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है। इसीलिए पॉलीथीन का अगर आपको मोनोमर पूछ ले तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, ईथीन। और ईथीन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H4। C2H4 के बाहर एन लगा दीजिए बेटा, C2H4 के बाहर क्या लगा दो, एन लगा दो, ठीक है। चले, अब सुनो अगली बातें। अगली बातें ध्यान से सुनो कि पॉलीमर जो है, यानी चैप्टर हमारा जो चल रहा था पॉलीमर, इसकी खोज किसने की। तो सबसे पहले लिखो पॉइंट वाइज, पॉलीमर इज डिस्कवर्ड बाई, यानी पॉलीमर की जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई। पॉलीमर इज डिस्कवर्ड बाई, पॉलीमर इज डिस्कवर्ड बाई बर्जीलियस। साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा, बर्जीलियस, ठीक है। और कब की गई, तो याद रखना 1833 में की, 1833 के अंदर की। लिखो, बहुलक की खोज, बहुलक की खोज 1833 में बर्जीलियस के द्वारा की गई, वर्जीलियस के द्वारा की गई, ठीक है। पॉलीमर की खोज 1833 में बर्जीलियस के द्वारा की गई। अब अगली बात याद रखना बेटा, ये जो पॉलीमर बनता है ना, ये जो पॉलीमर बनता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी जब बहुत सारी यूनिट जुड़ी एक दूसरे से, जब बहुत सारी यूनिट जुड़ी, तो ये जो प्रक्रिया हुई है इसे बहुलकीकरण कहा जाता है। यानी बहुलक बनने की जो विधि है, ये एक तो वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है बेटा, बहुत अधिक तापमान चाहिए होता है इसके लिए, और बहुत अधिक दाब भी चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो अगर कोई पूछे कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं, बहुलकीकरण क्या होता है, बहुलकीकरण, तो याद रखना बहुलकीकरण क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पॉलीमर। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पॉलीमर, मेकिंग द पॉलीमर, यानी हिंदी में लिखो बहुलक बनने की विधि, बहुलक बनने की जो विधि होती है इसे क्या कहा जाता है, बहुलकीकरण कहा जाता है। और ये बहुलक कोई भी बनेगा, चाहे वो पॉलीथीन बनो या कोई भी बहुलक बनो बेटा, वो वेरी हाई टेम्परेचर पर बनता है, इसके लिए बहुत अधिक तापमान चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर, यानी अधिक तापमान चाहिए, अधिक क्या चाहिए, तापमान चाहिए, और अधिक ही क्या चाहिए, प्रेशर भी चाहिए, वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, अधिक दाब भी चाहिए और अधिक तापमान भी चाहिए, अधिक दाब भी चाहिए और अधिक क्या चाहिए भैया, तापमान भी आपका चाहिए। वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर आपको चाहिएगा, किसके लिए, पॉलीमर बनने के लिए, बहुलक बनने के लिए, ठीक है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। खोज किसने की पॉलीमर की, सबसे पहले बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने की। कब की, 1833 में की गई बेटा। और याद रखना, पॉलीमर पॉलीमर होता है, यूनिट से मिलकर बनता है, एक यूनिट को मोनोमर कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट लिखो बच्चे, बाबू अगला पॉइंट लिखो, ठीक है। चलो, अगला पॉइंट क्या है कि अगर कोई पूछे कि पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कई बार सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है। वीडियो पॉज हो जा रहा है सर जी, लैग कर रहा है सर जी। बेटा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, लेकिन पढ़ लो, क्या करें, थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। चलो लिखो, अब हेडिंग डालो बेटा। अगला हमारा क्या आता है, एक मिनट रुको।
तो याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, ठीक है बेटा, अभी सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। मैंने बोल दिया है भैया को, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है, क्योंकि जो जियो वाला है वो चल नहीं रहा, वो बता रहे हैं, दूसरा वाले से कनेक्ट करके देखते हैं। अमन, ठीक है बेटा, अमन, वीडियो बार बार फंस जाता है, आप फंस रहे हैं, सबनम कह रही है, ठीक है बेटा, अभी अभी मैंने फ़ोन करके बोल दिया है, भैया आएंगे ठीक कर देंगे, ठीक है, आप लोग घबराओ मत। तो लिखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, यानी कि बहुलक का, अगर आपसे पूछा जाए बहुलक का आणविक भार कितना होता है, आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बहुलक का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बहुलक का आणविक भार कितना होता है, तो लिखो, कमेंट करके लिखो अगर आप लोग जानते हो तो आंसर बताओ बेटा। याद रखना कितना होता है, याद रखना कितना होता है, चलो, आणविक भार कितना होता है, 10⁻³ से लेकर 10⁻7 यूनिट होता है, 10⁻³ से लेकर 10⁻7 यूनिट होता है बेटा। और इस यूनिट को ना पूरा नाम कहते हैं डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट। क्या कहते हैं? डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट, डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट, इसे क्या कहते हैं? डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट, ठीक है, डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट इसे कहा जाता है। यू का पूरा नाम क्या होता है? यू, यू फॉर यूनिट, यूनिट को पूरा क्या कहते हैं? डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट यूनिट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर कितना होता है, याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बताओ। ठीक है, आगे चलें। अब लिखो भैया, अब लिखो भैया, टाइप ऑफ पॉलीमर, हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ पॉलीमर, बहुलक के प्रकार, हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, यानी कि बहुलक के प्रकार, बहुलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, बहुलक के प्रकार, ठीक है। अब ये जो बहुलक के प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर है बेटा, ऑरिजिन के, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर है। ये जो बहुलक के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, ये किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। ये जो बहुलक के प्रकार 3 हम पढ़ रहे हैं, 3 टाइप पढ़ेंगे बेटा, ये उत्पत्ति के आधार पर है, यानी बहुलक के जो प्रकार है वो उत्पत्ति के आधार पर है। जैसे सबसे पहला जो टाइप आता है उसे हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, यानी इसे हम कहते हैं प्राकृतिक बहुलक। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम प्राकृतिक बहुलक इसे कहते हैं, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर इसे कहा जाता है। दूसरा आता है सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक, या इसे बेटा मैन मेड भी कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर, या ये आदमी बनाते हैं इसको, ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है? आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल। और तीसरा होता है हमारा तीसरा होता है बेटा सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी इसे कहते हैं हिंदी में अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं इसको, कहते हैं कृत्रिम बहुलक या संश्लेषित बहुलक, इसे कहते हैं कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, और इसे कहते हैं प्राकृतिक। 3 प्रकार के बहुलक हमारे होते हैं, ठीक है बेटा। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बातें ज्यादातर याद करने वाली हैं, ठीक है। अब लिखो, ये जो पॉलीमर है प्राकृतिक वाले, ये हमें नेचर से प्राप्त होते हैं बेटा।
कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल है ना, प्राकृतिक, तो ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? नेचर। तो लिखो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखो, जैसे प्रोटीन। प्रोटीन ये पॉलीमर है, प्रोटीन भी एक पॉलीमर है। बताऊंगा इसका मोनोमर क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, आपने पढ़ा होगा बायो की क्लास के अंदर। ठीक है, प्रोटीन हो गया। सेलुलोज हो गया, क्या हो गया बेटा? सेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। तो ये सब जो है, ये ना पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है, सीधा सीधा ऐसे पेपर में सवाल आता है, भैया बताओ सेलुलोज जो है वो किस प्रकार का बहुलक है, किस प्रकार का पॉलीमर है। तो आंसर क्या करना है? सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, ठीक है प्रियांशु पाल जी, वो बेटा अलग से पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर आएगा इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, वहां पर प्रियांशु पाल वो आपको बताया जाएगा कि भैया क्रोमियम की कौन सा कलर होता है फायर वर्क्स में, यानी कि पटाखों में कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर किसके कारण, ग्रीन कलर, ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक। अब आता है बेटा हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। तो ये हमें नेचर से नहीं, ये हमें आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, यानी कि ये आपके कृत्रिम है, मानव निर्मित, लैब में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो लिखो दीज आर प्रिपेयर्ड इन लैब। दीज पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब। these polymers are prepared in lab। ये बहुलक, ये मानव निर्मित हैं या ये लैब में तैयार होते हैं? लैब में तैयार होते हैं, ये लैब में तैयार होते हैं। एक और याद रखना बेटा, नेचुरल में, प्राकृतिक बहुलक में एक और याद रखना, नेचुरल रबड़। क्या याद रखना? एक और, नेचुरल रबड़, जिसे प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक रबड़ के नाम से जिसको जानते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ भी इसके अंदर आता है। तो ये लैब में तैयार होते हैं बेटा, ये बहुलक जो है सिंथेटिक। इनको ये ना सीधे सीधे आपको सारी चीजें याद करने वाली हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका बेटा, एग्जाम्पल लिखो, पीवीसी, यानी पीवीसी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये किससे मिलकर बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसकी फुल फॉर्म होती है, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन, बैकेलाइट, बैकेलाइट। ठीक है, रबड़ भी, दो और भी रबड़ होती हैं, दो तीन तरीके की, वो भी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन भी कैसा बहुलक है? ईटीसी करके लिख दो। इसमें भी ईटीसी करके, मैं ईटीसी इसलिए लिखा है क्योंकि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये इनमें से ही आपसे ऐसे पूछा जाएगा बेटा। बहुत वीडियो रुक रहा है, चलो इसकी कोशिश करते हैं। अब क्या आता है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित किसे कहते हैं बेटा? अर्ध संश्लेषित, रुक जाओ, चलो अब क्या आता है? सेमी सिंथेटिक आता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक इसको कहते हैं बेटा। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि आधा तो ये नेचुरल होगा और आधा क्या होगा, ये आर्टिफिशियल, यानी ये कहते हैं ना क्लोन, क्लोन की तरह। जैसे कुछ तो पदार्थ हमें नेचर से मिलेगा, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक यानी कि अर्ध संश्लेषित बहुलक इसको कहा जाता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक इसको कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अर्ध संश्लेषित कहा जाता है। यानी लिख लो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉलीमर, यह कृत्रिम और प्राकृतिक का मिश्रण है। यह प्राकृतिक तथा कृत्रिम बहुलक का मिश्रण है। इसके एग्जाम्पल दो याद रखना बेटा, ठीक है। सर क्लास एंड कर दीजिए प्लीज। सेलुलोज नाइट्रेट, अभी बेटा बस ये पढ़ लो भाई, सेलुलोज। इसके दो उदाहरण याद रखना, एक तो हिंदी में भी वही होगा सेलुलोज नाइट्रेट, और दूसरा होता है बेटा सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट इसे कहते हैं, ठीक है। ये है भैया। चलिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा भाई दिल्ली में। हाँ, नेट का हाल है, वाईफाई। ठीक है बेटा, चलो रिफ्रेश कर लिया है बेटा। अब देख, एक बार बताओ कमेंट करके मुझे, अब ठीक आ रही है आवाज़ आपको? ठीक है, तो तीन तरह के पॉलीमर हमने पढ़ लिए बेटा। नेचुरल पढ़ लिया था, सिंथेटिक पढ़ लिया था, सेमी सिंथेटिक पढ़ लिया। ये आपके बहुलक के प्रकार है बेटा। आपको ये एग्जाम्पल सीधे सीधे याद रखने हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको उदाहरण लिखवाए, इनके मोनोमर याद करवाऊंगा मैं आपको। क्या याद करवाऊंगा बोलो? मोनोमर, यानी कि इनकी एकलक इकाई याद रखनी है। जैसे मैं पूछूं पॉलीथीन का एकलक इकाई क्या है, बैकेलाइट। आखिर अब भाई तुमने तो बैकेलाइट आज पहली बार सुना है। बैकेलाइट का यूज क्या होता है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है। टेफ्लॉन का यूज क्या है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है। तो ये आपको पढ़ना है बेटा। सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोनाइट्रेट, ये आपको ज्यादा, इनमें से जो इंपोर्टेंट है ना, जैसे रबड़ की यूनिट क्या होती है, डीएनए आरएनए की यूनिट क्या है, सेलुलोज की यूनिट क्या है। यानी भाई पॉलीमर है तो इसका मतलब मोनोमर से तो मिलकर बना होगा, एकलक इकाई से तो मिलकर बना होगा। ठीक है, याद रखेंगे सबनम जी? बिल्कुल नीतीश यादव, हरे कृष्णा बेटा। ठीक है, तो याद रखेंगे अमन। अब ठीक दिखाई दे रहा है। चलो, तो अब इनकी मोनोमर यूनिट भी आपको याद रखनी है, और दूसरा पॉइंट इसका यूज याद रखना है कि भाई जैसे ये है तो इसका काम क्या है, बैकेलाइट का, टेफ्लॉन का काम क्या है, और सेकंड बात कि इसका एकलक इकाई मोनोमर यूनिट क्या है। ठीक, लेकिन ये तो जो टाइप ऑफ पॉलीमर आपने पढ़े, ये किसके आधार पर है भैया? ओरिजिन के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन अब बेटा एक और टाइप आता है, लिखो, एक और टाइप आता है, लिखें, टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ हेडिंग डालो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि आंतरिक बल के आधार पर। ये तो पहले जो आपने टाइप पढ़े। सर आपका यूट्यूब चैनल क्या है? यूट्यूब चैनल का नाम साइंस बाय पुष्पेंद्र सर है। सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा। कहाँ पर? सब्सक्राइब कर लेना अगर पूछा है तो, विकास। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? आपका जो डाउट ग्रुप बना रखा है उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, प्रांशु पाल जी एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले हम पॉलीमर के और भी टाइप पढ़ते हैं। टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, लिखो, आंतरिक बल के आधार पर बहुलकों के प्रकार, आंतरिक बल के आधार पर, आंतरिक बल के आधार पर बहुलकों के प्रकार,
आंतरिक बल के आधार पर बहुलकों के क्या हो जाएगा, प्रकार। ठीक, चलो सुनो, आंतरिक बल के आधार पर बहुलकों के प्रकार। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा 4 टाइप के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला आता है बेटा हमारा थर्मो, पहले लिखो इलास्टिक पॉलीमर। सबसे पहला क्या आता है, इलास्टिक पॉलीमर। यानी इसके आधार पर 4 टाइप होते हैं। इलास्टिक को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ बहुलक। इलास्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं, इलास्टिक पॉलीमर। दूसरा आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दूसरा क्या आता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, यानी इसे कहते हैं हाँ ताप ताप संघट्य बहुलक। अगला आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, लाइन सीधी नहीं खिंच रही, अगला लिखे थर्मोसेटिंग, ये हो गया हमारा। अगला आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इसे कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक। और अगला आता है बेटा, अगला आता है फाइबर पॉलीमर। चौथा क्या आता है, फाइबर पॉलीमर, यानी इसे कहते हैं रेसा बहुलक। इसे क्या कहते हैं, रेसा बहुलक। ठीक है, तो ये 4 टाइप हमारे बेटा इसके आधार पर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास रुक रुक के चल रहा है, अब नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, चले आगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो बहुत बढ़िया, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यास्थ बहुलक, देखो बेटा सबसे पहले इलास्टिक का मतलब जानते हो, जैसे आपने बल लगाया, फोर्स, जैसे मैंने फोर्स लगाया, एक रबड़ है मेरे पास, उसको मैंने ऐसे खींच दिया, उसका शेप या साइज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर आप फोर्स लगाकर, बल लगाकर किसी का शेप या साइज, आकार बदल देते हैं, तो ऐसे बहुलक को क्या कहा जाता है, इलास्टिक पॉलीमर, यानी कि प्रत्यास्थ बहुलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका क्या किया जाता है बेटा, दीज पॉलीमर्स चेंज देयर शेप एंड साइज। दीज पॉलीमर्स, ये क्या कर लेते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं, चेंज शेप और साइज, जैसे रबड़ इसके अंदर आ जाएगा, शेप और साइज, बाई अप्लाइंग फोर्स, बाई अप्लाइंग फोर्स। ये बहुलक, ये बहुलक बल लगाने पर, बल लगाने पर अपना आकार बदल लेते हैं, अपना आकार बदल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, जैसे रबड़, रबड़ इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा बेटा। ठीक है, रबड़ इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण। रबड़ का आकार बदल जाता है ना खींचने पर या दबाने पर। ठीक है, रविंद्र जी डाउट ग्रुप में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा, रविंद्र कुशवाहा जी, पीडीएफ इंग्लिश में चाहिए हिंदी में, दोनों पढ़े हुए हैं। अगला है थर्मोप्लास्टिक। देखो बेटा थर्मो का मतलब होता है, जहां पर भी वर्ड थर्मो दिख जाए इसका मतलब होता है हीट, हीट का मतलब ऊष्मा, गर्मी। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मतलब ये है कि ऐसे पॉलीमर जिनका शेप या साइज चेंज हो जाए, क्या लगाकर, क्या करके, हीट करके, गर्म करके। देखो पहले वाले में इलास्टिक और थर्मोप्लास्टिक दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर भी शेप या साइज चेंज हो रहा था, यहां पर भी होगा, लेकिन वहां पर फोर्स लगाकर हुआ था, बल लगाकर आपने लगाया था, लेकिन यहां पर हीट करके शेप या साइज चेंज होगा, गर्म करके शेप या साइज चेंज होगा, उसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखेंगे दीज पॉलीमर्स, दीज पॉलीमर्स चेंज शेप या साइज, शेप या साइज बाई हीटिंग। गरम करने पर ये क्या करते हैं, यानी गरम करने पर,
गर्म करने पर ये अपना आकार बदल लेते हैं, आकार बदल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे आपने पॉलीथीन देखा है या आपने प्लास्टिक देखा है, प्लास्टिक या पॉलीथीन आपने देखा है बेटा। प्लास्टिक को उसमें डाल दो आप लोग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई प्लास्टिक को? ठीक है, प्लास्टिक को आप उसमें डाल दीजिए। चले, प्लास्टिक की कोई चीज है और आप उसको आग में डाल दो, तो जब तक वो आग में पड़ी रहेगी, आग में, तो वो इतनी मुलायम हो जाती है ना, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन, प्लास्टिक या पॉलीथीन, जब पॉलीथीन को, पन्नी को इकट्ठा करके आप आग में डाल दो, तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि उसमें लकड़ी भी अंदर चली जाएगी, इतनी सॉफ्ट मुलायम हो जाती है, ऐसे पिघलने से लगती है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे बेटा, जैसे ही उसको बाहर निकालोगे प्लास्टिक को या पॉलीथीन को, और उसको ठंडा कर दोगे, अभी तक तो वो गर्म थी, लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा करोगे वो क्या हो जाती है? हार्ड, कठोर हो जाती है। तो मतलब इनकी खासियत ये भी है कि जब तक आप उसको गर्म करते रहोगे, जब तक आप उसको हीट में रखोगे आग में, तब तक तो वो क्या रहती है? सॉफ्ट रहती है, मुलायम, तब तक तो वो क्या रहती है? मुलायम रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकाल दोगे कोल्ड में, यानी उसको ठंडा कर दोगे, आग में से बाहर निकाल दोगे, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा? हार्ड हो जाते हैं। यानी निकलते ही ये क्या हो जाते हैं? हार्ड बॉल बन जाती है, खेलने लायक, यानी कठोर हो जाते हैं। जैसे पन्नी को कभी डाल के देखना उसके अंदर, आग के अंदर, तो वो बड़ी मुलायम हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, लकड़ी भी उसके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा कर दोगे, बाहर निकाल दोगे थोड़े समय के लिए, तो याद रखना वो ठंडे होते ही क्या हो जाती है? पॉलीथीन, प्लास्टिक कठोर हो जाती है, कड़क हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ऐसे पॉलीमर को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं, यानी ताप संघट्य। अब ये क्या आता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर बेटा। अब ये इसका जस्ट उल्टा है, यानी दूसरे वाले का उल्टा है, ये जो तीसरा है ताप दृढ़ बहुलक जो लिखा है, इसका उल्टा है। यानी कि ये अपना आकार नहीं बदलते, यानी गर्म कर दो इनको तो ये जल्दी से अपना आकार बदलने वाला नहीं है। कौन? थर्मोसेटिंग। सर मैंने आपको बताया कि मेरे व्हाट्सएप का डाटा डिलीट हो गया है तो पीडीएफ हट गई। ठीक है भैया जी, रविंद्र जी आपको दोबारा से ऐड कर दिया जाएगा बेटा, और दोबारा पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो लिख लो, इसका जस्ट अपोजिट है बेटा ये। दीज डू नॉट चेंज, दीज डू नॉट चेंज shape or size, these do not change shape or size by heating, ये गर्म करने पर अपना आकार नहीं बदलते हैं। लिखो, ये गर्म करने पर, गर्म करने पर अपना आकार नहीं बदलते, अपना आकार नहीं बदलते, ये गर्म करने पर अपना आकार नहीं बदलते हैं। इनका उदाहरण याद रखना बेटा आप लोग, किसका? थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल याद रखना बेटा आप लोग। टेफ्लॉन हो गया। ठीक है, चले आगे, लिख लो टेफ्लॉन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? थर्मोसेटिंग का। ठीक है, लिख लिया। जैसे आपका टेफ्लॉन हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। चले आगे, ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिए, टेफ्लॉन हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा। ये आपके किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं, थर्मोसेटिंग के अंदर। अब लास्ट में आता है फाइबर। देखो, फाइबर का मतलब होता है कपड़े से, रेसे से, तो इनका प्रयोग फाइबर बनाने में होता है, रेसे बनाने में होता है। ठीक है, जैसे नायलॉन, नायलॉन के आपने सुना है कपड़े बनाए जाते हैं नायलॉन के। ठीक है, तो कपड़े बनाने में, रेसे बनाने में इसका बेटा यूज होता है। नायलॉन है, नायलॉन भी 3 प्रकार का होता है। नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 6 होता है, एक होता है नायलॉन 2, नायलॉन 6 होता है। ठीक है,
तो पॉलीथीन नहीं होगा बेटा, इसके अंदर पॉलीथीन नहीं होता है, पॉलीथीन तो इसके अंदर आता है, ठीक है, उसका तो शेप या साइज बदल जाता है, ठीक। अब सुनो, तो इसका प्रयोग क्या होता है, ये कपड़े बनाने में भी प्रयोग होते हैं। दीज आर यूज्ड इन क्लॉथ्स। टेरिलीन के कपड़े आते हैं, आपने सुना है टेरिलीन के कपड़े आते हैं, डेक्रॉन के कपड़े आते हैं, तो वो उसको बनाने में क्या होता है आपका, फाइबर पॉलीमर यूज्ड इन क्लॉथ्स, यानी कपड़ों के बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, कपड़ों में इसका प्रयोग होता है। इन सब का मोनोमर तो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सर पॉलीथीन आर्टिफिशियल पॉलीमर है या थर्मोप्लास्टिक, बेटा देखो, अगर पॉलीथीन को ये पूछे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, बल के आधार पर पॉलीथीन कैसा हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन अगर पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर कैसा है, तो आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषित हो जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। तो वो पूछेगा कि किस आधार पर वो पूछ रहा है। भाई ऐसे तो दो दो करके लिख दिए मैंने, भाई पॉलीथीन पूछेगा तो वो तो मैंने पहले भी लिखा हुआ है, देखो पॉलीथीन किस में लिखा हुआ है आपका, सिंथेटिक यानी संश्लेषित, कृत्रिम में लिखा हुआ है, ठीक है। बट आपको वो पूछेगा किस आधार पे पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ विच, किस आधार पे आपको पूछा है क्वेश्चन, ये बताएगा। कपड़ों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है बेटा, कपड़ों में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, नायलॉन हो जाएगा, ठीक है, टेरिलीन हो जाएगा, पॉलिस्टर की धोती सुनी है आपने, पॉलिस्टर के भी कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर हो जाएगा। तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, ठीक है। ठीक है बेटा सबनम, यस बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहीं तक आज आपको याद रखना है, और कल की क्लास जब होगी हमारी, कल यानी कल सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, इनके मोनोमर यूनिट पढ़ेंगे। अभी तो आपने पॉलीमर या उसके टाइप पढ़े, तो कल को इसकी क्या पढ़ेंगे, एकलक इकाई पढ़ेंगे, प्लस इनके यूज जो हुए हमारे, इनके जो प्रयोग हैं, इनके जो उपयोग हैं, उनको भी पढ़ेंगे बेटा। यानी किसका, भाई तुम तो जानते ही नहीं हो कि टेफ्लॉन क्या होता है, हाँ, टेफ्लॉन बैकेलाइट क्या होता है, आप तो जानते ही नहीं हो, तो इनको भी हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हमारी कल की क्लास के अंदर टॉपिक रहेगा, पॉलीमर का सेकंड पार्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की पॉलीमर वाली जो बेसिक क्लास थी, पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, कब खोज हुई, किसने किया, ठीक है, इन सब को पढ़ेंगे। कल को पढ़ेंगे नायलॉन क्या है, इनके मोनोमर यूनिट क्या है, इनका यूज क्या है बेटा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास के लिए, और फिर मिलते हैं हम बेटा कल सुबह कितने बजे, 11 बजे हमारी क्लास चलती है, 11 से 12 बजे हम मिलते हैं, ठीक है। और 10 बजे हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है प्रैक्टिस के लिए, आप वहाँ पर आ सकते हो, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।